चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में। बताइए क्या टॉपिक चल रहा था? भाग 5 बताना था। भाग 5 में हमने कुछ बताया था, थोड़ा बहुत बताया था कि कितने भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। इसको 5 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग हमने क्या बताया था? इसको भाग नहीं, सॉरी, अध्याय के हिसाब से हम बांट लेंगे थोड़ा, ताकि पढ़ने में हम लोगों को सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। तो पहला अध्याय जो है 52 से, इसमें क्या पढ़ेंगे? चलिए इसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें राष्ट्रपति वगैरह सब जो है पूरा सब अध्ययन कर लेंगे। फिर दूसरा बताइए क्या बताया था? हाँ, 79 से बताइए 120, ठीक है। क्या बताया था? संसद बताया था, बिल्कुल। फिर तीसरा बताएंगे, बिल्कुल 1 2 3, 123 बताया था, ठीक है। 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और फिर उसके बाद चौथा भाग क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 124 से होगा, बिल्कुल 124 में है, ठीक है। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के। और फिर पांचवा जो भाग है वो 148 से 151 और CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये 5 भाग हमने बताए थे इस तरीके से, ठीक है। मतलब हम ये बता चुके हैं कि 5 भागों में ये इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, 5 भागों में। अभी आप बताइए क्या पढ़ चुके हैं? देखिए आप ये पढ़ चुके हैं, ये वाला चौथा टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं आप, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसका हमने पूरा जो है खत्म करा चुके हैं। फिर उसके बाद बचा है कैग वाला, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे। फिर इसमें मेजर क्या बचता है? मेजर 2 पार्ट बचते हैं, एक पहला और दूसरा मेजर पार्ट बचता है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पहला भाग स्टार्ट करे थे, ठीक है। इसमें भी कुछ बता दिया था हमको लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं और पहले अध्याय में हम लोग कार्यपालिका के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था? पहले में आर्टिकल 52 बता दिया था, आई थिंक हमने। आर्टिकल 52 में क्या बताया था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये बताया था। फिर उसके बाद जो ये तो हो गया 52, ये आर्टिकल ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद 53 में क्या बताया था? हाँ बिल्कुल, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो ये भी बता दिया था। फिर उसके बाद 54 में हमने निर्वाचन बताया था, ठीक है। अब निर्वाचन जो है, निर्वाचन से संबंधित जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब निर्वाचन जो बताया था, तो निर्वाचन जो है इसमें भी हमने आपको आई थिंक बता दिया था निर्वाचन में कि कौन कौन भाग लेगा और कौन भाग, ये बताइए, भाग नहीं लेगा, बताया था हमने, बताया था। चलिए ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कौन कौन भाग लेगा। थोड़ा एक बार और ओवरव्यू दे देते हैं कि देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल में विधान परिषद भाग नहीं लेती, विधानसभा भाग लेती है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। और उसके बाद हाँ बस दिल्ली और पुदुचेरी, ध्यान रखना, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग लेते हैं। अभी भाग कौन नहीं लेता? ये देखिए, ये तो भाग लेने वाले हो गए। अब भाग नहीं लेते हैं तो वो देखिए, एक बार यहां पर बता देते हैं पूरा जो है भाग जो नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो मनोनीत सदस्य लोकसभा में 2 रहते हैं और राज्यसभा में 12 रहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है ये तो अब हट ही गया है। उसके बाद अब 12 जो सदस्य हैं इनको भी
वोट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चूंकि ये राष्ट्रपति ही जब नियुक्त करता है इनको, तो सीधी सी बात है कि वो क्यों अपना जो है उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये तो बेसिक सी बात है, इसको ये समझ लीजिए, ये नहीं सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। फिर उसके बाद हो गया, अब देखिए जो हमने बताया विधान परिषदें जिन जिन राज्यों में है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, जो सदस्य होते हैं, एमएलसी जो होते हैं, यानी विधान, देखिए राज्यों में क्या होती है, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो उसमें विधान परिषद वाले सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं, परिषद के सदस्य। और बताइए क्या बताया था, ठीक, भाग ना लेने वाली ये कंडीशन हो गई। चलिए ठीक, यानी 54 समझ में आ गया आपको। अब बताइए 55 बताया था कि नहीं बताया था, अभी नहीं बताया, क्या चीज, विधान परिषद वाले, जब सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं तो फिर जो है थोड़ा उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा, जो मतलब पता चला जिनमें हैं, तो इसलिए उसको हाँ। तो अब देखिए 55 लिखिए, निर्वाचन की रीति, 55 में, आर्टिकल 55 में लिखेंगे निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति, हाँ, निर्वाचन की रीति, इसमें लिखेंगे निर्वाचन की रीति का मतलब कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो ये आपको बताना है। अच्छा, बताएगा कोई कि जो है किस तरीके से होता है क्या, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो निर्वाचन होता है कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली रहती है उसकी जो है, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता इन्वॉल्व नहीं रहती है, और इन्वॉल्व कौन रहता है, बता दिए सदस्य, बता दिए निर्वाचित जो भी सदस्य हैं जो उसमें बताए गए हैं, तो वो सदस्य भाग लेते हैं। और एकल संक्रमणीय पद्धति जो है उसके माध्यम से क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अभी क्या होती है एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। और एक और होता है, एक और लिख लीजिए, दो अभी लिख लीजिए थोड़ा, एक तो अप्रत्यक्ष लिखिए, अप्रत्यक्ष, निर्वाचन की रीति में लिखेंगे अप्रत्यक्ष। दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। एकल संक्रमणीय पद्धति, तीसरा लिखेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति। अब पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, आप ए, बी, सी, तीन व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के दावेदार हैं, ठीक है। ये तीन व्यक्ति दावेदार हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि निर्वाचन में जो है, जैसे मान लीजिए वोट पढ़ने हैं, वोट कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि वोट जो आपका पड़ेगा वो वोट किस तरीके से पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा जैसे हम लोग डालते हैं वोट, क्या करते हैं, जिसको देना होता है उसको दे देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वोट जो डालते हैं सभी को वोट डालते हैं, ठीक है। यानी सभी को वोट देंगे। जैसे तुम तीनों, मतलब जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं और तीनों लोगों को वोट देंगे हम क्या करेंगे, वरीयता लिख देंगे, लेकिन ठीक है। यानी आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से हम वरीयता को निर्धारित करेंगे। अब वरीयता को निर्धारित करेंगे तो मान लीजिए जैसे पहले नंबर इनको रखा, दूसरे नंबर पर इनको रखा और तीसरे नंबर पर, यानी वोट तीनों पड़ेंगे, मतलब एक व्यक्ति तीनों को वोट डालेगा, लेकिन उसमें वरीयता रहेगा, क्रम रहेगा, ठीक है। तो क्रम रहेगा, यानी पहला इनको मिला, दूसरा इनको मिला, तीसरा इनको मिला। ये एक ही व्यक्ति ने मतलब नंबर दिया है, इनको 1 नंबर दिया, जैसे नहीं रेटिंग देते हैं आप, वैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर ये देखिए, ये तो पहले व्यक्ति का हो गया,
हम व्यक्ति को मेन मतलब लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, या कैंडिडेट लिख देते हैं, कैंडिडेट लिख देते हैं, ठीक है, कैंडिडेट यानी पहला कैंडिडेट ये है, पहला कैंडिडेट इसने वोट डाला है और इस तरीके से डाला है। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया, इनको पहला रखा, इनको दूसरा रखा, इनको तीसरा कर दिया, लेकिन इनको पहले ही रखा इसने। फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति आया, वो क्या करेगा, वो करेगा, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 3 इनको रखा, 2 इनको रखा, 1 रखा। फिर उसके बाद फिर एक नेक्स्ट व्यक्ति आया, उसने 1 3 2 1 3 2, यानी अब देखिए क्या हुआ, अब इतने व्यक्तियों ने जैसे वोट डाल दिया, अब इतने में समझ लीजिए, ठीक है, ये वोट पड़े हुए हैं, ये इतने कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं। अब देखिए इसमें पहला किसके पास जाता है, हैं? ये बी के पास है, बस बन गए, यही राष्ट्रपति है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर कौन है, देखिए 2 किसका जाता है, सी का 2 जाता है। इनका कितना है, 2 बार 2 है, इनका 2 बार 1 है, इनका 2 बार मतलब 3 है 2 बार। तो पहले नंबर पर ये रहेंगे, दूसरे नंबर पर ये रहेंगे और तीसरे नंबर पर ये हो गया, पहले और दूसरे तीसरे नंबर का निर्धारण। तो ये हो गई पद्धति निर्वाचन की, ठीक है। अभी यही पद्धति होती है। तो यानी ये बात समझ में आ गई कि क्या नहीं क्या है, किस तरीके से मतलब निर्वाचन होगा। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, निर्वाचन की रीति हो गई। अब उसके बाद जो है लिखे प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। देखिए इसमें पहले जो था वो पहले 10 अनुमोदक थे, 10 प्रस्तावक थे। अभी क्या हो गया, वर्तमान में प्रस्तावक कितने हो गए हैं और समर्थक कितने हो गए हैं, 50 प्रस्तावक हैं। अभी लिख लीजिए, समर्थक लीजिए, अभी लिखिए, इसमें लिख लीजिए थोड़ा, प्रस्तावक 50 और समर्थक 50। हाँ, अभी ये जमानत राशि है 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये जमानत राशि है। ये क्यों रखा गया है, इतना ये प्रोसेस क्यों रखा गया है, ये जरूरत क्या है इसकी। ऐसे है, समझ लीजिए कि ये 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक अगर होंगे आपके पास, तो मान के चलिए आप जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद जमानत राशि आपको 15,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जो है मतलब खड़े होंगे उसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया, ये सब हटा दिया जाए तो उससे क्या होगा, कई लोग खड़े हो जाएंगे पद पर, जो है पद के लिए। अभी केवल जमानत राशि रखी जाए, ये ना रखा जाए तो अभी जो है कई कैंडिडेट हो जाएंगे। अभी थोड़ा समर्थन भी पहले ही प्राप्त कर लीजिए थोड़ा, तो वो कैंडिडेट लड़ेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो कैंडिडेट लड़ेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए प्रस्तावक रखा गया, समर्थक रखा गया, तो ये सब सिस्टम रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए इसी तरीके से, और बस ठीक है। बाकी इतना ही पूछा जाता है कि कितने प्रस्तावक और कितने जो है जमानत राशि पूछ ली जाती है, बस यही होता है। फिर आर्टिकल आर्टिकल 58, 56 57 छोड़िए, अभी बताते हैं बाद में, अभी 58 देखिए। 58 में लिखेंगे, भारत का नागरिक
मतलब योग्यताएं हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अर्हताएं, अर्हताएं क्या हो सकती हैं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की, दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। फिर लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों के योग्य हो, लोकसभा के सदस्यों के योग्य हो, लोकसभा के सदस्यों के योग्य हो। भारत तथा राज्य के, भारत तथा राज्य के किसी भी, भारत तथा राज्य के किसी भी लाभ का पद ना धारण करना, अभी क्या कह रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तभी मतलब निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है जब वह कोई भी लाभ का पद ना ग्रहण किए हो। लाभ के पद क्या हैं अभी लिखा देंगे आपको, ठीक है, लाभ के पद क्या हैं, लेकिन अभी जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, चाहे वो भारत सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो। तो इन दोनों सरकारों के किसी भी पद पर जो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं उस पर ना हो, ऐसे समझिए, ठीक है। ये योग्य, अब इसमें स्पष्टीकरण लिख लीजिए, लाभ के पद क्या है, स्पष्टीकरण। लाभ के पद का स्पष्टीकरण लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, कमा राज्यपाल, कमा राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौमा राज्यपाल, कमा संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ एवं राज्य के मंत्री, लाभ के पद पर, लाभ के पद नहीं होंगे, लाभ के पद नहीं होंगे, लाभ के पद, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण इसका हो गया। फिर उसके बाद 59 लिख लीजिए, आर्टिकल 59। अब 59 में क्या है बताइए, सेवा शर्तें हैं, थोड़ा पढ़ के आया करिए, अभी कल से जो है कल पढ़ के आएंगे आगे का। तो 59 में क्या है, सेवा शर्तें। इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति संसद या, राष्ट्रपति संसद या, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के, मंडल के किसी सदन का, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदन का सदस्य नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य, यदि ऐसा सदस्य निर्वाचित हो जाए, मतलब ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाए, यदि ऐसा सदस्य
राष्ट्रपति, ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो यह समझा जाएगा कि उसने पद ग्रहण की तारीख से पद ग्रहण की तारीख से स्थान रिक्त कर दिया है। स्थान का पद तारीख से स्थान रिक्त कर दिया है। क्या चीज? हाँ, ऐसे समझ लो। अच्छा, राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है वो उसके पद पर रहते हुए कम नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, टैक्स फ्री बिल्कुल, इसमें कोई टैक्स नहीं। 5 लाख रुपए मिलेंगे 5 लाख रुपए तक, और 5 लाख, पहले 1.5 लाख था, 5 लाख हो गया, तो कर मुक्त है, बढ़िया, आराम से। कार्यकाल लिख लीजिए, कार्यकाल लिखिए। कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 56 में। अब लिखिए 56 आर्टिकल, कार्यकाल। ठीक है, 55 तो लिखा दिया था, अब 56 लिखिए, कार्यकाल। 56 का पहले में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पद ग्रहण की तारीख से पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। आर्टिकल 60 के, नहीं स्पेशल नहीं लिखना, इसी में लिखिए। आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 60 के तहत 60 के तहत सीजीआई के समक्ष शपथ लेगा। आर्टिकल 60 के समक्ष शपथ लेगा। देखिए, ये वैसे तो जो है किसके समक्ष लेता है राष्ट्रपति, बताइए बस। तो आप देखिए, आपको डाउट क्या लग रहा है, बताइए पहले। हाँ हाँ, त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। अभी प्रोविजन धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होनी है। अभी देखिए, शपथ का प्रतिज्ञापन जो है आर्टिकल 60 के तहत सीजीआई देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेगा राष्ट्रपति। तो ये आपको क्या किस भाग में है? किस सूची में? हाँ, ये पूछिए, ये बात सही है। हाँ, तो बताइए तीसरी का भूल गए का? अच्छा, कंफर्म हमसे करोगे? चलिए ठीक, हम ही से कंफर्म कर लो। अच्छा, बता दो फिर, अब ऐसी बात है तो फिर बताइए पहले, अब थोड़ा अनुसूची के बारे में बताइए, थोड़ा देख लें, तुम जो है भूल तो नहीं गए हो अनुसूची। बताइए, जल्दी से बताइए एकदम। पहला, अरे उधर ना पेज ना खोलो, ऐसे बताओ। राज्य एवं संघ। दूसरा,
बाकी लोग क्या करेंगे, काहे शपथ लेंगे? विशेष उपबंध उनके लिए है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि और भी उसमें है सम्मिलित, जैसे लोकसभा का स्पीकर या और भी जो है मंत्रीगण जो भी होते हैं, उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये होता है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची जल्दी बताइए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का, ठीक है। पांचवा बताइए, अरे 4 राज्य जो है उनको छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विशेष उपबंध हैं, यानी अदर राज्यों के 5वीं अनुसूची में जो SC ST या अदर मतलब जो भी हैं, तो उनके लिए विशेष जो प्रोविजन किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं, मतलब ये 4 राज्य छोड़कर, ठीक है। और जो 4 राज्य छोड़े गए हैं वो 6ठी अनुसूची में आ गए हैं। 7वीं अनुसूची बताइए, ये शक्तियों का पृथक्करण करता है। कैसे करता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, इसमें तीनों सूचियां हैं। फिर बताइए 8वां, 22 भाषाओं को मान्यता, 22 भाषाएं हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, बिल्कुल सही बताया आप, ठीक है। अब बताओ जल्दी बताओ 9वीं अनुसूची, कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण, कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण, यानी जिसमें लैंड रिफॉर्म्स वगैरह किए गए, भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए 10वीं अनुसूची, दल बदल, बहुत बढ़िया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 52वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद बताइए 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, पंचायतों से संबंधित। फिर उसके बाद ये जो है संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, विषय 29। फिर उसके बाद 12वां अनुसूची जो है नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर पालिकाओं के बारे में शक्तियां प्रोवाइड कराई गई नगर पालिकाओं को, ठीक है। नगर, अरे क्या लिख रहे हैं, नगर पालिकाओं के बारे में, इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ये भी विषय जरूरी है 18। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, बस हो गया रे विषय, 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, रट डालो, 12 तो अनुसूचियां हैं उसमें, रट डालो बात करेंगे, ठीक है। अब चलो अपने टॉपिक पर आ जाओ, इतना रिवीजन करने के बाद। हाँ बस क्लियर हो गया, जितना पढ़ा उतना क्लियर, बिल्कुल ठीक, जितना पढ़ते चलें उतना क्लियर करते चलें। फिर लिखिए पदमुक्त, लिखिए पहले पदमुक्त, फिर बताते हैं। पदमुक्त होने तो दीजिए पहले, कोई जरूरी किसी में हो, बस ऐसे समझ लो संविधान में है बस। पदमुक्त लिखिए, एक तो त्यागपत्र द्वारा होगा, एक महाभियोग द्वारा होगा, तो त्यागपत्र लिखिए, त्यागपत्र द्वारा कैसे क्या होगा ये लिखिए पहले, त्यागपत्र। पदमुक्त पहला लिखेंगे पॉइंट, त्यागपत्र द्वारा। अब इसमें लिखेंगे थोड़ा डैश करके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देगा। इतना लिख लिया। अब देखो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, जैसे ही उसको पता चलेगा उपराष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहे हैं, क्योंकि क्या हमने बोला, पूरा सेंटेंस बोलो, क्या बोला है? संबोधन कर रहा है, क्या बोल रहा है? संबोधित कर दिया है। अब संबोधित जब कर दिया है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का दायित्व क्या बनता है? तुरंत उपराष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा के स्पीकर को सूचित करेगा। ठीक है, ये बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे कि उपराष्ट्रपति किसको सूचित करेगा?
तो लोकसभा के स्पीकर को सूचित करेगा। तो ये इस तरीके से जो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब दूसरा महाभियोग द्वारा, महाभियोग लिखिए। दूसरा महाभियोग, जिसको क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं महाभियोग को, महाभियोग द्वारा। इसमें लिखेंगे आर्टिकल 56 का पहले का बी, इसमें लिखेंगे, इसी में है, मतलब महाभियोग में इसी में लिखेंगे आर्टिकल 56 का पहले का बी, इसमें लिखेंगे। इसमें मतलब आधार एक्चुअली दिया है, क्या आधार रहेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, तो इसमें लिखिए आधार संविधान उल्लंघन। बात समझ में आई? हमने क्या बताया कि जो आधार रहेगा वो 56 के पहले के, ठीक है, हाँ बी में, तो उसी में रहेगा आधार क्या रहेगा, संविधान का उल्लंघन किया हो राष्ट्रपति ने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, महाभियोग लगेगा। अभी महाभियोग प्रक्रिया जो है कैसे लगेगी, ये आर्टिकल 61 में वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या कहता है, इसी में महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, तो ये आर्टिकल 61 है उसके लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। अभी महाभियोग, ये ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या महाभियोग लोकसभा में ही लगाया जा सकता है, या राज्यसभा में लगाया जा सकता है, या दोनों में लगाया जा सकता है, या केवल राज्यसभा में लगाया जा सकता है, बताइए। नहीं, स्टार्टिंग कहां से की जा सकती है, राज्यसभा से स्टार्टिंग करेंगे, दोनों से की जा सकती है, हाँ बिल्कुल, लोकसभा से भी की जा सकती है, राज्यसभा से भी स्टार्टिंग की जाती है। पास तो मतलब दोनों में, वो तो मतलब जो है बिल्कुल होना चाहिए भाई, पारित तो दोनों में होना चाहिए, मतलब जो आपका महाभियोग है, तभी महाभियोग लगेगा ना। अभी लिखिए थोड़ा, महाभियोग आर्टिकल 61, महाभियोग आर्टिकल 61, इसमें लिखेंगे दोनों सदनों में कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है, दोनों सदनों में कोई भी सदस्य महाभियोग लगा सकता है। अब देखिए आरोप किस तरीके का होगा, आरोप लिखिए, आरोप मतलब 2-3 स्टार बना के लिख लीजिए पॉइंट। आरोप संकल्प के द्वारा या संकल्प के रूप में होगा, आरोप संकल्प के रूप में होगा। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, हाँ मतलब स्टार बना के लिख लीजिए, आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जिस सदन में पारित किया जा रहा है उस सदन की बात बता रहा है, कह रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें, ठीक है। लिख लिया स्टार बना के पॉइंट। फिर लिखिए न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस दी गई हो, न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस दी गई हो। ठीक है, बाकी पूरी प्रक्रिया है वो आपको वनडे एग्जाम में तो आपका जो है बहुत ज़्यादा नहीं,
जो आपका पीसीएस वाला एग्जाम जो बैच चल रहा है उसमें आपको पूरी प्रक्रिया समझने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, वहाँ भी लिखना पड़ता था, तभी तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अभी यहाँ पर केवल आपको ये पता होना चाहिए कि वनडे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 क्षमादान करने, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति 72, निर्वाचन इतना, राष्ट्रपति इतना, ये इस तरीके से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं। तो आप जो है बहुत ज़्यादा उसमें अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है। लेकिन पीसीएस में जो है जैसे आपको लिखना पड़ेगा तो शब्द भंडारण भी बनाना पड़ता है आपको, तो इसलिए थोड़ा उसमें डिस्क्राइब रहेगा। तो अभी तो मान लीजिए इतना ही इसमें रखते हैं। अब नेक्स्ट उसमें लिखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 इसमें लिखेंगे आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या हो सकता है। पहला पॉइंट ये हो सकता है, इसमें बस इतना ही, ठीक है। फिर इसमें हम समझा देते हैं। जैसे इसमें एक पहला पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट ये है कि जैसे राष्ट्रपति का जो 5 वर्ष पूरे होने वाले हों उससे पहले ही चुनाव हो जाए, और ताकि मतलब जो है ऐसा ना हो सके कि क्योंकि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में कहा गया है, शैल भी शब्द का यूज किया गया है, हमेशा रहेगा, ऐसे मान के चलिए। तो इसीलिए उसका निर्वाचन पहले ही हो जाता है और अपनी तिथि से पदभार ग्रहण कर लेता है तुरंत, जो है तो पहले ही नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसमें यही है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो और राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे होने के बाद अपने मतलब निर्वाचन पहले ही हो जाएगा और उसके तिथि से उसको चालू हो जाएगा, के लिए शपथ दिला दी जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है आकस्मिक रिक्त की दशा में, आकस्मिक रिक्त की दशा, लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, आकस्मिक रिक्त की दशा, आकस्मिक रिक्त की दशा में जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चले साथ में। आकस्मिक रिक्त की दशा में नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रिक्त की तारीख से नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रिक्त की तारीख से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा, करा लिया जाएगा। कुछ बात समझ में आई? थोड़ी बहुत क्या समझ में आई बताइए। जैसे राष्ट्रपति अचानक मर जाए तो उसी दिन से 6 महीने के अंदर, हाँ, जिस दिन रिक्त हुआ पद उसी दिन से 6 माह के अंदर रिक्त को भरना है, ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद ऐसी कंडीशन में और प्रोविज़न क्या हो सकते हैं कि जैसे उस समय पदभार कौन संभालेगा? तुरंत उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद अगर उपराष्ट्र भी नहीं है, राष्ट्रपति भी अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं ले पाता है तो सीजीआई आ जाएगा वहाँ पर। ये प्रोविज़न रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है।